3 जनवरी 2026 मकामी वक्त रात 1:50 वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस और उसके गिरदोनवा में लोग गहरी नींद सो रहे हैं। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद लम्हों बाद तारीख का एक भयानक बाब खुलने वाला है। अचानक आसमान से शोले बरसने लगते, धमाकों की गूंज पूरे शहर को हिला देती, बिजली का निजाम बैठ जाता और कराकस समेत कई इलाके अंधेरे में डूब जाते। हर तरफ खौफ और हिरास फैल जाता। उसी लम्हे फोन की घंटियां बजना शुरू हो जाती। कुछ ही देर बाद टीवी स्क्रीन पर डिजिटल मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलती। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। अमेरिकी फाइटर जेट्स वेनेजुएला की मुताबिक फौजी तंजीमात को निशाना बनाते हैं। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगो मीडिया को बताती है कि सदर मादुरो और खातून अव्वल सीलिया फ्लोरेस का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, जिंदा भी हैं या नहीं। CNN और दीगर आलमी मीडिया पेंटागन और व्हाइट हाउस से तस्दीक के लिए राब्ता करते हैं, मगर वहां मुकम्मल खामोशी छाई है। तकरीबन 1 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हैं जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। ट्रंप इंकशाफ करते हैं कि अमेरिका ने सदर मादुरो के खिलाफ कामयाबी से लार्ज स्केल स्ट्राइक की। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। ट्रंप की ये सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने के बाद दुनिया भर के मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो जाती है कि सदर मादुरो और उनकी अहलिया को अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। यूं अमेरिका एक और मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए वहां की हुकूमत का तख्ता उलटकर सियासी मदाखलत की बदतरीन मिसाल पेश करता है। सदर ट्रंप ने मीडिया को बताया कि उन्होंने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने की कार्रवाई को बिल्कुल ऐसे देखा जैसे मैं कोई टेलीविजन शो देख रहा हूं। जब मादुरो को गिरफ्तार किया गया तो वो एक ऐसे घर में थे जो घर से ज्यादा कला लग रहा और चारों तरफ से मजबूत स्टील से घिरा हुआ था। ट्रंप ने कहा कि अगर आपने अमेरिकी कार्रवाई की रफ्तार और शिद्दत देखी हो तो ये एक हैरत अंगेज मंजर था। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। ट्रंप ने यह भी बताया कि वेनेजुएला पर हमले से 1 हफ्ते कबल उन्होंने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो से बात की और उन्हें कहा था कि तुम्हें हार माननी हो, तुम्हें सरेंडर करना हो। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका आइंदा वेनेजुएला की तेल की सनत में मजबूत शमूलियत इख्तियार करेगी। यह वाकया अचानक नहीं था। इससे पहले भी अमेरिकी सदर कई बार वेनेजुएला को खुली धमकियां दे चुके थे। आइए जियोपॉलिटिक्स के कैनवस पर ताकत, ड्रग्स, रिजीम चेंज और वसाइल की इस जंग की असल कहानी को गहराई से समझते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद से वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में तेजी आना शुरू हो गई। कुछ अरसे बाद ही वाशिंगटन कैरेबियन सी में ड्रग्स की स्मगलिंग का इल्जाम लगाकर वेनेजुएलन स्पीड बोट्स को तबाह करना शुरू कर देता है। उन एयर स्ट्राइक्स में 110 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ट्रंप बराह रास्त इल्जाम लगाते हैं कि निकोलस मादुरो मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस है। व्हाइट हाउस वेनेजुएला के सदारती इलेक्शन को भी तस्लीम करने से इनकार कर देता है और मादुरो हुकूमत को गैर कानूनी करार देता है। उस पर वेनेजुएला की हुकूमत सख्त मौकिफ अपनाती है कि ड्रग्स स्मगलिंग का बयानिया सिर्फ एक बहाना है जिसकी आड़ में अमेरिका वेनेजुएला के तेल बरदार टैंकर्स को जब्त कर रहा है। अमेरिका का असल मकसद वेनेजुएला के तेल के वसी ज़खायर पर कंट्रोल हासिल करना है। इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें वेनेजुएला समेत पूरे लातीनी अमेरिका में वाशिंगटन के मफादात और वहां खेले गए ताकत के खेल को भी समझना होगा। अमेरिका की वेनेजुएला में खुलम खुला मदाखलत और सदर मादुरो की गिरफ्तारी पर BBC के सहाफी जो इनवुड ने अपने तज्जिया में कहा कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो पैनमा में 1989 के अमेरिकी ऑपरेशन जैसा है। पैनमा के रहनुमा मैनुअल नोरिगा वहां के मशहूर सियासी लीडर जो बआसानी इलेक्शन जीत गए, लेकिन अमेरिका ने अपने मुफादात की वजह से नोरिगा की जीत को कबूल नहीं किया। वाशिंगटन ने नोरिगा पर भी मनशियात की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया। फिर 1989 में अमेरिकी फोर्सेस ने नोरिगा को गिरफ्तार करने के लिए पैनमा में ऑपरेशन किया। मैनुअल नोरिगा ने वेटिकन की एम्बेसी में पनाह ली। उस दौरान पनामा की फोर्सेस और अमेरिका में एक मुख्तसर जंग हुई, लेकिन पैनमा की फोर्सेस ज्यादा देर लड़ाई जारी न रख सकी और 11 दिन बाद मैनुअल नोरिगा को वेटिकन की एम्बेसी से निकलने के बाद गिरफ्तार किया गया। फिर उन्हें अमेरिका ले जाया गया जहां उन्हें ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में सजा सुनाई। यह एनालिसिस दुरुस्त साबित हुआ क्योंकि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी या फिर अगवा के कुछ घंटों बाद US अटॉर्नी जनरल
पैम बॉन्डी ने ऐलान किया कि निकोलस मादुरो पर न्यूयॉर्क में मनशियात और हथियारों के इल्जामात में फर्द जुर्म आयद की गई। उन्होंने बहुत धड़ल्ले से कहा कि he will face the full wrath of American justice on American soil in American courts। बॉन्डी के मुताबिक मादुरो पर जो इल्जामात लगाए गए उनमें नार्को टेररिज्म साजिश, कोकेन दरामद करने की साजिश और अमेरिका के खिलाफ मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने की साजिश शामिल है। सदर ट्रंप ने न सिर्फ निकोलस मादुरो की हुकूमत का तख्ता उल्टा बल्कि वेनेजुएला को गैर मुय्यना मुद्दत तक अमेरिकी कंट्रोल में रखने का भी ऐलान कर दिया। मादुरो और उनकी अहलिया को जिल्लत आमेज अंदाज से गिरफ्तार कर अमेरिका की अदालत में पेश कर दिया गया। आपको यह जानकर हैरत होगी कि एक वक्त था कि वेनेजुएला तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और खुशहाल मुल्क था। जी हाँ, उसके पास 303 अरब बैरल ऑयल रिजर्व्स हैं, तो सऊदी अरब, ईरान, कनाडा और अमेरिका से 5 गुना ज्यादा है। लेकिन वेनेजुएला तेल के उन वसी ज़खायर में से क्रूड ऑयल का बहुत थोड़ा हिस्सा ही निकाल पाता है। इसके बावजूद निकोलस मादुरो की हुकूमत अपने शहरियों को फी लीटर पेट्रोल सिर्फ 4 सेंट में फराहम कर रही है। अगर वेनेजुएला की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर नजर डालें तो पता चलता है कि वेनेजुएला जनूबी अमेरिका का एक अहम मुल्क है जिसकी आबादी लगभग 30 मिलियन है। वहां स्पेनिश जबान बोली जाती है और कराकस उसका कैपिटल है। पूरे फ्रांस और जर्मनी को मिलाएं तब भी वेनेजुएला रकबे के लिहाज से उससे बड़ा है। उसका शिमाली हिस्सा एक तरफ से अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ से कैरेबियन सी के साथ मिलता है। उसके मशरिक में गियाना, जनूब में ब्राजील और मगरिब में कोलंबिया वाक़ है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के साबित शुदा ज़खायर के अलावा वेनेजुएला कोयले, बॉक्साइट, आयरन, तांबे और सोने के ज़खायर से भी मालामाल मुल्क है। माजी में लातीनी अमेरिका के दूसरे मुल्कों की तरह वेनेजुएला पर भी मगरबी ताकतों ने अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वेनेजुएला के लोग मुज़ाहमत की एक नई तारीख रकम करते रहे। 1521 में स्पेन वेनेजुएला पर कब्जा करके उसे अपनी एक कॉलोनी बना लेता है। 19वीं सदी के आगाज में लातीनी अमेरिका के बाशिंदे स्पेनिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और 1810 में आजादी की तहरीक शुरू होती है। साइमन बोलिवार इनकलाबियों को लीड करता है। द लिबरेटर के नाम से मशहूर साइमन बोलिवार पूरे लातीनी अमेरिका में स्पेनिश नौआबादियाती तसल्लुत के खिलाफ जिद्दोजहद आजादी शुरू करता है। उस जुर्म की पादाश में उसे कई बार गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वो डटा रहता है। फिर 24 जून 1821 को स्पेनिश फौज और इनकलाबियों के दरमियान एक फैसला कुन जंग होती है जिसे बैटल ऑफ कैराबोबो कहा जाता है। स्पेनिश फोर्स को शिकस्त होती है और बोलिवार की स्ट्रगल के नतीजे में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा, पेरू और बोलीविया को आजादी मिलती है। साइमन बोलिवार 24 जून 1821 को द ग्रेट कोलंबिया का पहला सदर बनता है। 1829 में वेनेजुएला द ग्रेट कोलंबिया कॉन्फेडरेशन से निकलकर एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरता है। 1914 में वेनेजुएला में तेल और कीमती मादनियात के ज़खायर दरियाफ्त होते हैं। कुछ अरसे बाद वेनेजुएला ऑयल पैदा करने वाले ममालिक की आलमी तंजीम ओपेक के फाउंडिंग मेंबर के तौर पर सामने आता है, जिसके बाद जियोपॉलिटिक्स के स्टेज पर यह मुल्क गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर लेता है। 1973 में कार्लोस एंड्रेस वेनेजुएला के सदर बनते हैं। वो 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान तेल की कीमत में 3 गुना इजाफा कर देते हैं। साथ ही वो पेट्रोलियम और दीगर मादनियात की सनतों को नेशनलाइज करते हैं, जिससे वहां एक इकोनॉमिक बूम आता है। यही वो वक्त था कि जब वेनेजुएला अमेरिका और दीगर वर्ल्ड पावर्स की आंखों में खटकने लगता है। वेनेजुएला में खुशहाली का दौर सिर्फ 10 साल ही रहता है, क्योंकि 80 की दिहाई से यह मुल्क अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का शिकार होकर बुहरान से दो चार हो जाता है। फिर 1998 में हुगो चावेज वेनेजुएला के सदर बनते हैं। उनको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनके खिलाफ बगावत भी होती है और उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से इक़्तिदार से निकालने की कोशिश की जाती है। उसकी वजह यह थी कि चावेज साउथ अमेरिका से वाशिंगटन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस खत्म करने की कोशिश करते हैं और रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाते हैं। वो क्यूबा के सदर फिडेल कास्ट्रो से भी ताउन करते हैं, लिहाजा चावेज वाशिंगटन की हिट लिस्ट पर आ जाते हैं। फिर उन्हें कई सालों तक अमेरिका की शदीद मुखालफत और साजिशों का सामना करना पड़ता है। यही वजह थी कि 2006 में चावेज अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर के दौरान उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को शैतान का लक़ब देते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ کل یہاں ایک شیطان یعنی جارج ڈبلیو بش کھڑا تھا۔ اس شیطان کی وجہ سے یہ جگہ اب تک بدبودار ہے۔ خواتین و حضرات، میں امریکی صدر کو شیطان کہتا ہوں۔ کل جو امریکی صدر نے یہاں تقریر کی اس کا تجزیہ کسی ماہر نفسیات کو کرنا چاہیے۔ وہ اپنی سامراجی زبان سے ہمیں اپنے پلان کی یہاں رسیدیں دینے آیا تھا تاکہ وہ دنیا بھر کے لوگوں کا استحصال کرے اور انہیں لوٹ سکے۔ ہوگو شاویز بعد ازاں پراسرار طور پر کینسر کا شکار ہوتے ہیں اور 2012 تک وہ ملک کی سیاست سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ 2013 میں کینسر کی وجہ سے ہوگو شاویز کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر 2013 میں نکولس مادورو پہلے نگران اور پھر اسی سال باقاعدہ طور پر وینزویلا کے صدر بنتے ہیں۔ یہ بھی ہوگو شاویز کی طرح ملک کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امریکہ کی کٹ پتلی بننے سے انکار کی وجہ سے انہیں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ امریکہ کے بجائے روس، چین اور ایران کے ساتھ تعاون بڑھاتے ہیں۔ اگلے کئی سالوں تک امریکہ نکولس مادورو پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی جاری رکھتا ہے۔ وینزویلا کے لوگ مادورو کو بار بار منتخب کرتے ہیں، لیکن امریکہ اور یورپی یونین ان انتخابات کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ 2020 میں امریکی محکمہ انصاف باضابطہ طور پر صدر نکولس مادورو اور ان کی حکومت کے دیگر اہلکاروں پر منشیات کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کا الزام عائد کر دیتا ہے۔ مادورو کے بارے میں معلومات دینے والوں کے لیے $50 ملین کے انعام کا بھی اعلان کیا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ امریکہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں کھلم کھلا مختلف حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے فزیکل آپریشن کرتا رہا ہے۔ ایک بار پھر وینزویلا میں نکولس مادورو کی منتخب حکومت کے خلاف کھلم کھلا جارحیت کر کے امریکہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ تمام عالمی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ماضی کی طرح جس ملک پر چاہے گا اپنی فورسز کے ذریعے دھاوا بول دے گا اور پھر وہاں اپنی من پسند حکومت قائم کرے گا۔